विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारी जो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर बुक है उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। चैप्टर है फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सीलरेटेड मोशन में एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बतलाना है। पहला ऑप्शन है इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग। तो कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसकी स्पीड चेंज होगी। ऑप्शन बी इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, करेक्ट है। तीसरा है इट ऑलवेज गोज़ अवे फ्रॉम द अर्थ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है तो वो हमेशा अर्थ से दूर जाता है, ये गलत है। और ऑप्शन डी है अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो उस पर फोर्स भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन में पूछा ही है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट ऑलवेज गोज़ अवे फ्रॉम द अर्थ। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, टू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू द एक्सीलरेशन विच इज़ मोर दैन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से बाहर जाना है तो ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करना चाहिए। एक्सीलरेशन जो भी होगा वो जो भी ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन है, यानी 9.8 होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उससे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर जाएगा। ओनली मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इट इज़ नॉट इनफ फॉर एन ऑब्जेक्ट टू escape द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो सिर्फ इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर नहीं जा पाएगा। उसको जो ग्रेविटी है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ेगा, तभी वो अर्थ से बाहर जा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 1 ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन क्या सेम बॉडी पर लगता है। हमने पढ़ा है कि एक्शन और रिएक्शन जब भी लगेगा वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर यही करेक्ट आंसर है। फिर भी बाकी के दो ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये भी गलत है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन नहीं होता है। ऑप्शन डी है एक्ट ऑन ईदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर लगेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू। तो यहाँ पर एक गोल कीपर होता है जो कि फुटबॉल को जब मतलब कैच करता है अपने हाथों में तो अपना हाथ को वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ले करके जाता है। ऐसा वो क्यों करता है। ऑप्शन ए एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल। ऑप्शन बी रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। तो पहला ऑप्शन हो रहा है कि इससे वो जो है बॉल पर लार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये बात गलत है। दूसरा जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि जो फोर्स है बॉल के थ्रू जो उसके हैंड पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को रिड्यूस करने के लिए वो अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डी है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, पुलिंग द हैंड बैकवर्ड अलाउज इनफ टाइम टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो जब अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में वो लेकर के जाता है तो उसका जो बॉल का जो मोमेंटम है उसको रिड्यूस करने के लिए इनफ टाइम उसके हाथ को मिल जाता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड। तो इसकी वजह से जो बॉल का जो हैंड पर फोर्स लगता है वो फोर्स जो है कम लगता है और चोट जो है वो नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द मोशन। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन ए टू इंक्रीज इट्स स्पीड, ऑप्शन बी टू डिक्रीज इट्स स्पीड, ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी क्या होता है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इनर्शिया यही होता है कि अपने स्टेट को वो मेंटेन करना चाहता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। डी ऑप्शन क्या कहता है, टू डी एक्सीलरेट द फोर्स ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने से वो रेजिस्ट करता है, उसको चेंज करना नहीं चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज। तो कोई पैसेंजर है वो मूविंग ट्रेन जब मूव कर रहा है उसी टाइम एक कॉइन को वो टॉस करता है और टॉस करने के बाद वो जो कॉइन है वो उसके पीछे गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मोशन, जो ट्रेन का मोशन है वो किस डायरेक्शन में है, मोशन क्या हो रहा है। तो ऑप्शन ए है एसिलरेटेड, यूनिफॉर्म, रिटार्डेड एंड अलोंग सर्कुलर ट्रैक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जो ट्रेन है वो एसिलरेट कर रही है, इस वजह से जो कॉइल है वो पीछे चला गया। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, हैड द मोशंस ऑफ द ट्रेन बीन यूनिफॉर्म द कॉइन वुड हैव फॉलन इन हिज हैंड। तो यहाँ पर जब ट्रेन जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो इसी केस में क्या होता है, ये जो कॉइन है वो पीछे की तरफ उसके हैंड में जहाँ पर उसने कॉइन को टॉस किया था उससे पीछे की तरफ जा कर के गिर जाती है। हैड द मोशन बिटवीन रिटार्डेड द कॉइन वुड हैव फॉलन अहेड ऑफ हिम। तो यहाँ पर मोशन जो है मतलब रिटार्ड हो जा रहा है ट्रेन का, जो मतलब कॉइन को सीधा जहाँ पर उसने टॉस किया था वहीं पर गिरना चाहिए था, लेकिन रिटार्डेशन की वजह से जो कॉइन है वो पीछे की तरफ जा रहा है। सो द मोशन इज एसिलरेटेड। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मोशन है ट्रेन का वो एसिलरेटेड मोशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर वो स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो हमें फाइंड करना है। तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स उसका कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि फोर्स जो लगेगा वो 0 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, सिंस नो फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग द मोशन। क्योंकि यहाँ पर जो टेबल है वो एकदम हॉरिजेंटल है और फ्रिक्शनलेस है, वहाँ पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। तो जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी ऑपोजिंग मोशन ही नहीं होगा। हैंस नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए किसी तरह का कोई भी फोर्स की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो फ्रिक्शनलेस है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किस पर वर्क करता है, रॉकेट जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज़ मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक वाटर टैंकर है जो कि उसके हाइट का 2/3 जो है वो भरा हुआ है और ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव कर रहा है।
ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स द वाटर इन द टैंक वुड। तो अगर सडनली यहाँ पर जो टैंकर है उसमें अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा, वाटर टैंकर पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सडनली ब्रेक लगाएंगे तो वाटर टैंकर जो है वो आगे की तरफ ही जाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है तो यहाँ पर क्या होगा, वो आगे ही जाना चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड। तो वो आगे चला जाएगा, आगे खिसकने आगे ही जाना चाहेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द टैंकर वुड कम टू रेस्ट बट वाटर वुड रिमेन इन मोशन। तो अगर अचानक ब्रेक अप्लाई कर दिया जाएगा तो टैंकर जो है वो तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो वाटर है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ड्यू टू दिस द वाटर इन द टैंक वुड मूव्ड फॉरवर्ड। और इस वजह से जो टैंकर में जो पानी है वो आगे की तरफ जाने लगेगा। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन था वो यहाँ पर एंड होता है। अगले क्लास में मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ड्यू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर के साथ। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।